This conference will now be recorded. सभी आदरणीय गुरुजनों को और उपस्थित मान्यवरों को मेरा नमस्कार। मैं वैद्य ओंकार पाठक आप सभी का वैद्य अनंत धर्माधिकारी अमृत उत्सव कृति समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत हम करने जाते हैं तो भगवान के याद के बिना वो करना उचित नहीं माना जाता। इसके लिए हम सबसे पहले वैदिक शास्त्र के आद्य देवता धन्वंतरी जी को वंदन करते हुए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। मैं वैद्य माधुरी विटेकर जी धन्वंतरी स्तवन के लिए यहाँ पे पधारित करता हूँ। वैद्य माधुरी विटेकर जी। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटम् चारुदौर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यान शोक परिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदो ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्चारु पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिम् निखिलगगन प्रौढदाग्नीलम् प्रौढदाग्नीलम् प्रौढदाग्नीलम्। बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्न माहौल हो गया यहाँ पे। बहुत प्रसन्न चित्त से माधुरी जी ने धन्वंतरी स्तवन यहाँ पे गाया। इसके बाद ऋषितुल्य आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर के अमृत महोत्सव समारोह में हम ये जो कार्यक्रम है हर महीने हम 18 तारीख जो कि 18 तारीख के दौरान का जो रविवार है उस दिन करते हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत करने का मकसद ये है कि सर ने जो से सभी वैद्य वर्गों तक पहुंचाया है वो ज्ञान प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे उपयोग में लाया जाता है उनके विद्यार्थियों द्वारा वो सभी को पता चले और ग्रंथोक्त जो सिद्धांत है वो और जो कि प्रैक्टिकल में हम उपयोग करते हैं उसका सम्मेलन कैसे किया जा सकता है ये समझाने का प्रयास हम इस व्याख्यानमाला से करने जा रहे हैं। ये अमृत महोत्सव समारोह में हर महीने एक व्याख्यान ऐसे ही हम रखते जाएंगे और उस व्याख्यान होने के बाद खुद धर्माधिकारी सर भी उन हमें रुग्ण चिकित्सा पद्धति कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी हमें बताने वाले हैं हर व्याख्यान के बाद। तो आज आज इस व्याख्यान वाले का दूसरा पुष्प हम घूमने जा रहे हैं। वो दूसरा पुष्प घूमने के लिए
हमारे यहाँ आज वैद्य समीर परांजपे सर जी यहाँ पे उपस्थित है। तो पहले मैं धर्माधिकारी जी का परिचय आप सभी को करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ विद्यार्थी नए हैं, इसलिए फिर एक बार मैं परिचय देता हूँ। वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी जी, ये एमडी पीएचडी है, एक्स डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद महाराष्ट्र है, निवृत्त प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय महाराष्ट्र। पूरे भारतवर्ष में 2007 से 148 संहिता निरूपण इन्होंने संपन्न किए हैं। अनेकविध राष्ट्रीय पुरस्कारों में से सर सम्मानित है। संस्कृत भारती महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम विभाग प्रमुख तथा विभिन्न संस्थानों से सर संलग्न है। संपूर्ण भारतवर्ष में सर के अनेक विद्यार्थी अध्यापन और चिकित्सक के रूप में कार्यरत है। सर की चरकुहन नाम की पुस्तक भी प्रसिद्ध हो चुकी है, जो कि विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है। ऐसा सर का परिचय है। इसके बाद आज के हमारे जो व्याख्याता है वैद्य समीर परांजपे सर जी, इनका मैं आपको परिचय देने जा रहा हूँ। सर एमडी काय चिकित्सा है, वेदामृत चिकित्सालय दापोली रत्नागिरी, यहाँ पे सर प्रैक्टिस करते हैं। चिकित्सक स्वामी समर्थ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे वो चिकित्सक के रूप में भी कार्यरत है। और सबसे बढ़िया परिचय उनका ये है कि वो वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर के विद्यार्थी है। और आज वो हमारे सामने जो विषय रखने जा रहे हैं वो है परतंत्र रक्तपित्त आणि कफच पांडू। और सर का यूट्यूब पे एक लेक्चर भी अवेलेबल है परांजपे सर का, फेल्यूर्स इन मेडिकल प्रैक्टिस, वो भी बहुत बढ़िया है और सुंदर है। आप सब विद्यार्थीगण यूट्यूब लिंक पे जाके देख सकते हैं। ऐसे हमारे वैद्य समीर परांजपे सर, उनको मैं विनती करता हूँ कि वो उनके विचार हमारे सामने रखे। वैद्य समीर परांजपे सर। समीर जी, आपका माइक म्यूट है। हाँ, आता तुम्ही ऐकायला एकदा येतंय? सुरू करा. हो येत. नमो नमः. नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्. सभी गुरुजनों को, हमारे प्रिय सर वैद्यानंद धर्माधिकारी सर, उनको मेरा प्रणाम। सब सीनियर वैद्यों को मेरा प्रणाम और समस्त वैद्य मित्रगण, उनके वैद्यत्व को मेरा प्रणाम। आज का मेरा विषय है रक्तपित्त, और वो भी परतंत्र दोष प्रकोप से होने वाला रक्तपित्त। हम जो पढ़ते हैं तो पित्त प्रकोप होने वाले बहुत सारे हेतुओं का सेवन, बाद में रक्त धातु को दुष्ट करने वाले प्रदुष्ट बहु तीक्ष्णोष्णैः मध्यैः अम्लैः चतुर्विधैः तथा तिलवण क्षारैः वगैरह बहुत सारे श्लोक हैं जो हेतुओं के बारे में बताते हैं रक्त दुष्टि के। और उसमें से जो रक्त दुष्टि पित्त दुष्टि हो जाती है और रक्तपित्त होता है, संप्राप्ति जैसे बताई हुई है। उष्मा बढ़ने के बाद द्रवत्व आ जाता है। तस्य उष्मणा द्रवो धातु 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 प्रसिद्धते। वो एक संप्राप्ति हमने अगर देखी तो जो लोग ऐसे साक्षात पित्त वृद्धि करने वाले, पित्त प्रकोप करने वाले या रक्त दुष्टि करने वाले हेतुओं का सेवन नहीं करते, उनको भी रक्तपित्त हो जाता है। उनका क्या करे?
ऐसी एक शंका मन में आती है। और उसका ऐसा पेशेंट देखने को मिला, एकदम नया केस है। रुग्णानुभव शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए अभी एकदम रिसेंट केस, एक 8-10 दिन हो गए, इसलिए वही शेयर करता हूँ जो कि दिमाग में पूरा ताजा है। वैसे कोई पीपीटी नहीं बनाई हुई, जो कुछ दिमाग में बोल रहा हूँ। रात को 10 बजे पेशेंट का फोन आया। पेशेंट का मीन्स उनके रिलेटिव का, बेटे का। हमारी माता जी को बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, जल्दी आइए। 10 बजे गए, आए 15 मिनट लगे पेशेंट के घर जाने के लिए। 15 मिनट में पेशेंट का ब्लीडिंग एक कटोरी भर के, वैसे तो फ्लास्क नहीं लेके गया था, लेकिन जैसे होटल में सूप देते हैं जितनी बाउल भर के, उतना पेशेंट का नेजल ब्लीडिंग हो गया था और भी हो रहा था। सब कपड़े, पूरा रूम ऐसे भरा हुआ, जितना कुछ कलेक्ट कर पाए थे उतना उन्होंने किया, मुंह से भी आया। और पेशेंट तो पूरी डर चुकी थी। उनकी एज 84 एज है उनकी। अब इतनी एज में साक्षात पित्त प्रकोप करने वाले तो कोई है तो नहीं है। उनका जो इतने मात्रा में रक्त प्रवर्तन हो रहा था, ऊर्ध्व रक्तपित्त जैसा, तो उसको रोकने के लिए कषाय रस का स्फटिका भस्म घी में मिला के 4 चम्मच डाला नाक में और बस उपेक्षा कर रहा था अपने आप। वो शांत हो गया, रुक गया। एक आधा घंटा लगा रुकने के लिए। बाद में पेशेंट को नींद आ गई, मुंह से सांस लेना पड़ रहा था। लेकिन पूरे घर में बहुत सारा विस्र गंध, जो वहां रुकने वाले आदमी को भी, किसी को भी जी मिचलाए, छर्दन हो जाए, उतना गंध। तो ये केस मैंने सर से भी डिस्कस किया बाद में आके। उसी पेशेंट को एक 2-3 दिन पहले मॉडर्न हॉस्पिटल में ऐसे ही ब्लीडिंग होने के बाद एडमिट किया हुआ था। और तब उसकी चिकित्सा, दिन में 3 एपिसोड हो गए थे उनके हॉस्पिटल में ही एडमिट होते हुए भी। और हर बार वो कुछ कॉटन डाल के, पॉज की गोलियां लेके वो बंद करवाते थे, लेकिन वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाद में फिर ऐसा ब्लीडिंग घर में आने के बाद भी होने लगा, इसलिए मुझे उन्होंने फोन किया। तो अभी जब सर से बात हो गई, तो जो सर ने मुझे बारीकी से जो जो बताया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कैसी संप्राप्ति है। ये जो पित्त प्रकोप है, ऊष्मा बढ़ा हुआ है, रक्त दुष्ट हो गया है, ये सब आमज परतंत्र पित्त प्रकोपजन्य अग्निमांद्य जनित ऐसी संप्राप्ति है। वो ब्लीडिंग रोकने के लिए जो कषाय रस का और घृत का उपयोग किया, वो सब बलवंतम उपद्रवम तूर्णम चिकित्से, उतना ही है उसका रोल। लेकिन बाद में ये संप्राप्ति समझनी जरूरी है। वैसे उसका जब चिकित्सा क्रम शुरू हो गया, तो अभी 8 दिन में पेशेंट को फिर ब्लीडिंग नहीं होगा। जैसे हॉस्पिटल में थी तो 2 दिन के बाद ही उसका ब्लीडिंग शुरू हो गया, फिर वैसा अभी 8 दिन हो गए, अभी उसका ब्लीडिंग नहीं हुआ है, टचवुड। लेकिन जो सर ने बारीकियां बताई, वो मैं आपके साथ अभी ये शेयर कर रहा हूँ। एट द एज ऑफ 84, वो तो उतने सारे उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन नहीं कर रही है। वो तो बेचारी दूध,
थोड़ा दही, थोड़ा भात, राइस, चावल, उतना ही कुछ खा के रह रही है। थोड़ा सा भी तीक्ष्ण द्रव्य, कुछ अदरक वगैरह उनके मुंह में मिल गया तो उनके मुंह में जलन हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं। ऐसी नाजुक पेशेंट। तो कोई ऐसे उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य पेशेंट को खाने के लिए मिलने की कोई पदार्थ की गुंजाइश ही नहीं। फिर भी ये जो होने वाला जो रक्तपित्त है वो परतंत्र अग्निमांद्य जनित, आमदोष जनित ऐसा रक्तपित्त है। तो अभी इस पेशेंट की एक पूर्व पीठिका आपको मैं थोड़े 2 मिनट में बोल देता हूँ। ये संप्राप्ति कफज कैसे है? ये संप्राप्ति पित्त प्रधान दिख रही है, लेकिन उस पेशेंट को 2 साल पहले ऐसे एक बार श्वास की तकलीफ हो गई और ऐसे ही दौड़ के जाना पड़ा। दौड़ के मीन्स गाड़ी पे जाने के लिए ऐसे ही 20-30 मिनट लग गए थे उस टाइम। और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ और डोले फिरवले होते थे नहीं, ऐसे ऊर्ध्व देख रही थी, सांस लेने में तकलीफ थी इसलिए। बोलने में तकलीफ, पसीना बहुत आया हुआ, लोग घर में जमा है बहुत आसपास के, ऐसी अवस्था थी। अब ऐसे पेशेंट को तो एडमिट करना चाहिए ना हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कोकण में वैसे फटाफट हॉस्पिटलाइजेशन और सब कुछ वो नहीं पॉसिबल होता। घर में जो कुछ होगा देखा जाएगा ऐसे। तो वैद्य जी आ गए, अब क्या करें? तो उस पेशेंट को कुछ लेके तो नहीं गया था, बाहर ही था, इसलिए ऐसे सिर्फ देखने के लिए चला गया क्या हो रहा है। तो उनका एज उस टाइम अभी 84 है, तो 82 था। मेरी बहुत ही प्रिय चीज और क्रियाक्रम उनको ऐसी अवस्था में लवणोदक देके उनका वमन किया हुआ था उस पेशेंट का। और जब पूरा गले का कफ निकल गया, सांस लेने में भी जो तकलीफ थी वो कम हो गई और थोड़ी देर के बाद पेशेंट को अच्छा लगा। तो ये संप्राप्ति पहले उस टाइम भी कफ प्रधान ही थी और अभी भी भले ही वो रक्तपित्त जैसी दिखे, लेकिन वो संप्राप्ति आमजनित, अग्निमांद्य जनित और ऐसे ही परतंत्र पित्त प्रकोप वाली ही है। पर वैसे पेशेंट तो कुछ देर के लिए सुनता है, बाद में चिकित्सा भी छोड़ देता है, हमारा भी ध्यान नहीं रहता और वैसे ही फिर दूध दही सब शुरू हो जाता है और पेशेंट तकलीफ में पड़ जाता है। पूरे शरीर को तो बाहर से एज है, वो तो 84 है, रुक्षता वगैरह आई हुई है, लेकिन अंदर से स्रोतों में बहुत सारा कफ भरा पड़ा हुआ है, क्लेद है। तो ऐसी अवस्था पाचन योग्य है, लंघन योग्य है, थोड़ी उपेक्षा भी करनी चाहिए। एज इतनी है कि ज्यादा उपेक्षा भी नहीं कर सकते, कुछ रोकना भी पड़ता है, बाद में लंघन पाचन दीपन करके पेशेंट को ठीक करना मैंने अच्छा समझा। तो अभी पेशेंट को अनंता, मुस्ता ऐसे द्रव्यों का फांट शुंठी सहित, भले ही वो रक्तपित्त हो, शुंठी डाल के पूरा षडंग दुख का पान करा रहा हूँ। मुस्ता अनंता जैसे द्रव्यों का पेशेंट को नींद भी ठीक तरह से नहीं आती, जटा मांसी भी डाली हुई है और पूरी खिचड़ी करके पेशेंट को दे दी है। रेगुलरली घृत का नस्य चल रहा है, अभी उसमें कषाय रस की स्फटिका नहीं डाल रहा हूँ। अगर किसी दिन पेशेंट को लगे कि थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है तो डाल सकते। हेतु में से जो कुछ दही, दूध, मक्खन, मक्खन भूल गया बोलने को, ये पेशेंट
मुंह में छाले आते हैं, इसलिए मक्खन और शक्कर ऐसे खाती है। अभी तो थोड़ी देर के लिए बंद करवा दिया, लेकिन वो उसका बहुत ही बताने के लायक हेतु है। और ये परतंत्र कैसे है? मक्खन तो ऐसे पित्त प्रधान और ऐसे रक्त दोष आदि जो है उनको शांत करने के लिए अच्छा बताएगा एक्चुअली। तो इस पेशेंट को तो उसका लाभ नहीं, उसकी हानि होगी। इससे वो समझ आया कि ये सब अग्निमांद्य जनित और राम जनित है, और उस संप्राप्ति के ऊपर प्रकाश जो है वो सर ने डाला। दूसरी, अभी इस केस को थोड़ा बाजू में रख के सीआरएफ के पेशेंट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। अभी शायद मुझे 30 मिनट बोलने के लिए परमिशन है। अभी कोकण में डायलिसिस के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है, 60-70 किलोमीटर दूर तक डायलिसिस की कोई सुविधा नहीं है, और बहुत सारे पेशेंट रिनल फेल्योर के आ जाते हैं। कोई पांडु लेके आता है, कोई सांस लेने में तकलीफ हो, श्वासकष्टता लेके आता है, कोई शोथ का लक्षण दिखा के आता है, और ये सब लोग यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, एनीमिया है, ऐसे ही सब पेपर्स लेके आता है। जो पेपर्स लेके नहीं आता उनका भी सब इन्वेस्टिगेशन कर दिया तो पता चलता है। मैक्सिमम क्रिएटिनिन वैल्यू ऑन द डे फर्स्ट 30 मिली है हमारे यहाँ। क्रिएटिनिन, यूरिया नहीं, क्रिएटिनिन 30। वैसे उस पेशेंट को तो डायलिसिस के लिए दूर तक भेज दिया, लेकिन बाकी जो ऐसे 8, 10, 15 तक जो क्रिएटिनिन लेवल जो जिनकी है वो तो चिकित्सा ले रहे हैं। मधुमेह है, उसके बाद पेशेंट बाद में सीकेडी में चला गया। कोई पांडु वाले है, तो कफज पांडु के लक्षणों में से और हेतुओं में से पेशेंट को निकल के चिकित्सा करने के लिए बहुत फायदा होता है। कुछ पेशेंट आया है सीकेडी को लेके, लेकिन उसको डायग्नोस किया है ग्रहणी करके, ऐसे भी होता है। भले वो सीकेडी का पेपर्स लेके आए, यूरिया क्रिएट बढ़ा हुआ है, किसी को मलावष्टम्भ होता है, किसी को पांडु होता है, किसी को शोथ होता है, तो वो जो लक्षण समुच्चय पेशेंट के ऊपर देख के और उनका हेतुओं का ज्ञान अच्छी तरह से रख के मैं यहाँ चिकित्सा कर रहा हूँ। और बहुत सारे केसेस में धर्माधिकारी सर के साथ डिस्कस करके उसकी चिकित्सा कैसी होनी चाहिए, कल्पों कैसे उनके निकालने हैं। कुछ हेतु तो गड़बड़ी में ढूंढने को रह जाते हैं, वो फिर सर बाद में पूछ के ये हेतु उसका पूछा क्या, वो और कुछ हेतु ऐसे मिले क्या, ऐसे हमारी डिस्कशन होती रहती है। और अगर कोई हेतु ऐसा नहीं मिले तो सर एक बार 2 बार फोन करके पूरा उसका पक्का ज्ञान होने तक वो सर भी छोड़ते नहीं है और मैं भी नहीं छोड़ता। तो उसकी संप्राप्ति जितनी ठीक तरह से सटीक तरह से रखी जाए, तब तक वो चिकित्सा जो कुछ भी शुरू की हुई है उसमें से ही बाद में अपने आप बदल हो जाते हैं, जैसे हेतुओं का और लक्षणों का दोषों का बारीकी से ज्ञान हो जाए। और हर एक केस में वैसे सर के साथ डिस्कशन होने के बाद बहुत सारे चेंजेस हो भी जाते हैं बच्चाओं के लिए। ऐसी ही एक केस सीकेडी की, कफज पांडु ऐसा निदान करके उसको ट्रीट कर रहा था। सर के साथ भी वैसे
उसकी चर्चा हुई थी और एक 8-10 दिन हो गए और पेशेंट को तकलीफ होने लगी, श्वासकष्टता थोड़ी बढ़ने लगी और जब पेशेंट को देखने के लिए गया तो सिर्फ एक ही चीज पेशेंट के औषधियों में से चंद्रप्रभा वर्जित की। जैसे ही चंद्रप्रभा वर्जित थी, थोड़ा सा स्नेह पेशेंट को पीने के लिए दे दिया। स्नेह मीन दशमूल तेल पीने के लिए दे दिया, तेल। तो पेशेंट का जो कष्टता थी वो एक 10 मिनट में चली गई। ये जो सीकड़ी के पेशेंट होते हैं, रीनल कंजेशन होता है, क्लियरेंस नहीं होता, आउटपुट कम हो जाता है, तब सांस फूलने लगता है, वो पूरा झरण जैसे हो जाता है, डैम जैसे, और पल्मोनरी इडिमा आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को जब तेल पिलाया तो पेशेंट का वो श्वास कम हो गया, चंद्रप्रभा बंद कर दी। जैसे वो चंद्रप्रभा बंद कर दी, पेशेंट का श्वासकष्टता बाद में उसकी कंप्लेंट बार बार नहीं आई। उस पेशेंट को बाद में तैल बस्ती देने शुरू की। ये ऐसे पेशेंट को जो बहुत कंडू वगैरह होते हैं यूरिया क्रिएट बढ़ने के बाद, वो भले ही रक्तगत ऐसे दोषों का, क्लेद का संचय हो, उससे हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसको टोकने से, और वो तो उसकी चिकित्सा करनी है। क्रीडेनिन जैसा कम होगा अच्छा ही है, यूरिया कम होगा अच्छा है, मल प्रवर्तन अच्छा होगा तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, मूत्र प्रवर्तन हो जाएगा। वैसे स्वेद प्रवर्तन भी करने की जरूरत होती है, मलों का हर मार्ग से निस्सरण। हेलो 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 सर कंटिन्यू करें। हेलो, हाँ। वैसे जैसे पुरुष का प्रवर्तन होना जरूरी है, मूत्र का प्रवर्तन जरूरी है, वैसे स्वेद का भी प्रवर्तन होना जरूरी है। तो चिकित्सा में ऐसी व्यवस्था बनाए रखे जैसे मूत्र, पुरुष, स्वेद, सब तीनों मलों का प्रवर्तन हो। वो स्वेद का प्रवर्तन अच्छा नहीं होता, इसलिए वो उसका कंडूयन बढ़ जाता है, स्किन ड्राई होने के बाद रौक्ष आ जाता है। वो सब पांडु के पेशेंट में वैसे देखने को मिलता है। तो वो रौक्ष कम करने के लिए बाहर से तेल तो लगा सकते हैं, लेकिन अंदर से भी स्वेद प्रवर्तन करने के लिए ऐसी तो स्वेद नहीं दे सकते पेशेंट। लेकिन कुछ समान काल में द्रव्य गुड़ूची जैसा यूज किया तो वो उस स्वेद का प्रवर्तन करने में वो मददगार साबित होती है। ऐसे ही एक सीकेडी की पेशेंट एक 8-10 दिन आईसीयू में थी। यूरिन आउटपुट 100 ml, उतना ही कम। डायबिटीज उसके साथ, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन, मधुमेह का, प्रमेह का, इसलिए वृक्क बाधित ऐसी अवस्था, एन्सेफेलोपैथी हुई थी, शुगर भी अनकंट्रोल्ड, और उसमें सीकेडी तो होनी है, हो गई। पेशेंट को लैसिक्स, सोडा बाइकर सब शुरू हो गए। एक 8 दिन के बाद पेशेंट घर आ गई। उसमें से कुछ सुधारणा होने की कुछ गुंजाइश नहीं थी, पेशेंट घर आ गई। वो घर में आने के बाद वो सब लैसिक्स वगैरह कितने दिन काम करेंगे, वो बाद में ड्राइनेस को बहुत आ जाता है और पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, वो मूत्रल द्रव्य ले लेके पूरा अप्यांश निकल जाता है, तो वो बंद करवानी पड़ी। अब तो जो लैसिक्स और उसके साथ जो द्रव्य थे, उससे जो कुछ 400 ml, 500 ml, 600 ml इतना जो कुछ यूरिन आ रहा था वो भी बंद हो गया लैसिक्स बंद करने के बाद। अब और तकलीफ की बात, उधर हो जाएगा, शोध बढ़ेगा, ऐसे क्रिएट बढ़ेगा। तो ऐसी अवस्था में संप्राप्ति डायबिटीज
पेशेंट को है, प्रमेह है, अभी मधुमेह में कन्वर्ट हो गया है, तो उस पेशेंट को दोष बल बहुत है, व्याधि का बल बहुत है, लेकिन पेशेंट का बल नहीं है उतना अच्छा। फिर भी उस पेशेंट को गौमूत्र, वैसे तो पेशेंट के ऊपर अन्याय है, लेकिन इतना दोष बल दोष संगत भेदन करने के लिए 250 ml गोमूत्र का पान दूध डाल के, उतना पी नहीं सकते इसलिए उतना ही दूध डाल के पेशेंट को करवाया। अब पांडु हो तो उसमें पंचगव्य घृत वगैरह आते हैं, पांडु में दे सकते हैं, वैसे गोमूत्र का उपयोग करने के लिए बोला है, लेकिन कितना उसका यूज करना है, कितनी मात्रा में करना है, वो तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन उतना लगा कि उतना उसका यूज करना चाहिए। तो पेशेंट को उतना पाव लीटर डेली गोमूत्र का पान करने के बाद, वो लैसिक्स सोडा बाइकार्ब सब बंद है, उसके बाद पेशेंट का आउटपुट जो लैसिक्स बंद करने के बाद 100 ml तक फिर नीचे आया था, वो धीरे धीरे बढ़ के 3-4 दिन में 1200 ml तक चला गया। 1200 ml तक क्लियर यूरिन, और वो एक 8 दिन के बाद बंद करना पड़ा। इतनी मात्रा में गोमूत्र पिलाना भी पेशेंट के ऊपर अन्याय है, मात्रा कम की। लेकिन जैसे मात्रा कम की 100 ml, वैसे उतना पेशेंट का फिर आउटपुट कम होने लगा, 400-500 ml तक आके रुकने लगी। और जब मात्रा मूत्र की कम होती है तब फिर वो तब आविलत्व, उसका कलर बदलने लगा, गाढ़ा होने लगा, सब कुछ। तो ऐसे बीच बीच में बढ़ाते रहना है, बीच बीच में कम करते रहना है, तो वो हो जाता है। लेकिन जहां जहां संभव हो वहां उतना कर्षण करने की जरूरत नहीं, वह कल्याण घृत, पंचगव्य घृत आदि कुछ घृतों का भी उपयोग करके उस रोक्ष को कम करना, थोड़ा अग्नि को दीप्त करना, थोड़ा वायु का शमन करना, ये सब चीजें करनी पड़ती है। और वैसे तो वैसे पांडु की चिकित्सा में वैसे कल्याण घृत, पंचगव्य घृत आया हुआ है, तो वो व्यत्यासात करना जरूरी है। एकांतिक कुछ किया तो पेशेंट को तकलीफ जरूर होगी, और वैसे पेशेंट के ऊपर अन्याय भी नहीं होना चाहिए। तो वैसे जैसे कर्षण करने वाले द्रव्य यूज कर रहे हैं, वैसे ही पेशेंट का बल रक्षण करने के लिए ऐसे द्रव्यों का, घृत कल्पनाओं का भी यूज करना उतना ही आवश्यक है। वो पांडु चिकित्सा में कौटजादि शिलाजतु नाम से कल्प आया है, उसके फलश्रुति में भी वो मूत्रकृच्छ्र आया हुआ है। वैसे वीरतरादि कल जो कषाय है वाग्भट शोधनादिगण संग्रह में वो यूज में करता हूँ, उसमें भी मूत्राघात आदि आए हुए है उसकी फलश्रुति में। वर्गो वीरतरादय महंती वात कृतान गदान अश्मरी शर्करा मूत्र मूत्राघात रुजारा। तो मूत्राघात का उसमें उल्लेख है, और अश्मरी आदि सब उसमें लिखे हुए हैं, इसलिए वीरतरादि काढ़ा वात का मैं भी यहाँ बहुत उपयोग करता हूँ। औषधियों के बारे में तो मैं उतना बोलने लायक कुछ विद्वान नहीं हूँ, जो कुछ भी थोड़े बहुत कल्प जो सीखे हुए हैं मालूम है वही यूज करता हूँ, लेकिन जो कुछ भी थोड़े बहुत मालूम है उनके ही ऊपर निर्भर रहने के लिए दोषावस्था जानने का मैं प्रयास करता हूँ। कल्पों की संख्या ना बढ़े, और जो कल्प उपलब्ध है उनमें से ही दोषों का निर्धारण, संप्राप्ति का निर्धारण हो, तो वही कल्प, वही द्रव्य, वही औषधियां जो हमारे पास उपलब्ध है वो काम में आती है। क्योंकि वाग्भट के पहले अध्याय में ही मधु,
घृत और क्या वो परम औषधम बताया हुआ है। सर्पी, घृत, घृत, मधु और मैं भूल गया अभी। हाँ, वो तीनों। तैल। हाँ, तैलम, वो परम औषध बताए हुए हैं। तो वो परम औषध बताए हुए हैं, तो उनके ऊपर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। वो तो सर का हमारा पहला जो लेक्चर है, विधेय परमादरः, वो परमादरः जो है, वो परमादरः जो बताया हुआ है उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए पहले। तो परम औषधम वाग्भट जी ने बोला है, तो उसके ऊपर अगर हमारी श्रद्धा हुई बहुत कठोर है, तो तैलपान कर सकते हैं, तो घृतपान कर सकते हैं, तो मधु दे सकते हैं। ऐसा कुछ विचार औषधियों के ऊपर भी श्रद्धा पूर्वक और गुरु निष्ठा जितनी अच्छी रहेगी, प्योर सात्विक रहेगी, गुरु के ऊपर उतना विश्वास हम रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो जो कुछ भी मार्गदर्शक तत्व जो अपने आप, कभी कभी बार सर के साथ तो वो वार्तालाप भी नहीं हो पाता, लेकिन जो कुछ भी अपने आप निकल जाता है वो वही होता है। और बाद में चर्चा में जब उसकी बात होती है, तो जैसे सर ने आके मन में बोल दिया, वैसे अनुभव में बहुत सारी कुछ इमरजेंसीज में भी मैं उसका अनुभव करता हूँ। और वो सिर्फ गुरु कृपा ही मैं उसको बोलता हूँ। शायद जो मेरे लिए जो कालावधि दिया हुआ था वो शायद समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं सभी की अनुमति लेके सर को प्रणाम करके मेरे ये टेढ़े शब्द अभी रुकता हूँ। सबको शांतता से सुनने के लिए सबको धन्यवाद। हेलो। धन्यवाद। धन्यवाद समीर जी, आपने धन्यवाद। जो अमूल्य मार्गदर्शन किया है परतंत्र रक्तपित्त और कफज पांडु के बारे में, इसमें आपने हेतुओं का जो महत्व है चिकित्सा में वो आपने अधोरेखित किया है। और जो कल्प हमारे पास है उससे हम दोष निर्णय करके कैसे चिकित्सा में हम प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सिद्धांतों के आधार पर संहिता के आपने ये बताया। और इसके अलावा गुरु कृपा और गुरु निष्ठा के बारे में भी जो आपने संक्षिप्त में वर्णन किया, वो भी विद्यार्थी जनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ये ध्यान में रखते हुए हमारी भी चिकित्सा में ये सब तत्व का प्रयोग करने का प्रयास जरूर करेंगे। इतनी मैं आपसे ये आपसे कहता हूँ। और आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी को मैं विनती करता हूँ कि वो अपने विचार यहाँ पे सब विद्यार्थी जनों के सामने प्रकट करे। आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी। This conference will now be recorded. समीर जी ने जो अभी 2 पेशेंट बताए हैं उस विषय में थोड़ा सा विवरण मैं करना चाह रहा हूं। जिस क्षेत्र में समीर काम कर रहा है वो कोकण है, अनूप है, और वहां का सामान्य आहार चावल, दही, दूध और तक्र ये सामान्य है। व्यक्तिगत रूप में थोड़ा सी भिन्नता आ सकती है। उस रुग्णा में जो उन्होंने बताया कि उनको बार बार मुखपाक होता था और तीखा कुछ खाने में कष्ट होते थे, और उसके लिए वो मक्खन और शक्कर खाते थे, फिर भी उतना जितना अपेक्षित उपशय मिलता नहीं था। अब ऐसे रुग्ण में विचार कैसे करना? अब रक्तपित्त ऊर्ध्वगय है,
आहार श्लेष्म प्रधान है, प्रांत आनूप है। इसका विचार इसमें करना आवश्यक है। जिस प्रांत में सामान्य आहार ऋतु विपरीत नहीं है, यानी असात्म्य है, वास्तव में आहार ऋतु विपरीत और देश विपरीत होना चाहिए। और इसमें चावल भी खाना है तो भून कर पानी निकाल कर, और मूंग की दाल, ऐसे विपरीत द्रव्यों का प्रयोग ऋतु अनुसार बार बार बदलना चाहिए। लेकिन हमारी अभी जो प्रचलित प्रथाएं हैं, इनमें 12 माह एक ही आहार चलता है, ऋतु बदलता है तो भी आहार वही रहता है। अब देखिए, वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु में श्लेष्म प्रकोप का काल है, आदान काल प्रारंभ हो चुका है। इसमें रक्तस्राव को तुरंत रोकना अनिवार्य था। ग्रंथकार कहते हैं बलवंतम उपद्रवम तूर्णम चिकित्सित, वो रोक दिया। अब इसका विचार कैसे करना? चरक के विमान स्थान के अध्याय 6 में एक विषय आया है। उसमें वो ग्रंथकार कहते हैं कि जिनकी आहारज जातोत्तर आहार, जन्म के बाद, माता का आहार बंद होने के बाद जब स्वयं आहार करना शुरू करता है, तो उस आहार पर उसकी प्रकृति निश्चित होती है। वो अपचारज प्रकृति होती है। वो ऐसे कोकण में रहने वाले और श्लेष्म प्रधान आनूप आहार करने वाले व्यक्ति की प्रकृति प्रायः कफज होगी। मैं बीजदोषित प्रकृति नहीं कह रहा हूं, वो भिन्न है। अपचारज यानी आहार विहार में किए हुए अपचार के कारण, क्योंकि ऋतु और देश के विपरीत आहार नहीं करते हैं और आहार विधि का पालन भी नहीं करते, इसका परिणाम कफज ऋतु में, कफज आनुप क्षेत्र में कफज आहार का परिणाम श्लेष्मा बढ़ता है। और ये श्लेष्मा महाश्रोतस को जब प्रभावित करता है तो अग्नि मंद होता है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती है चिकित्सा न करने के कारण, आहार में परिवर्तन न करने के कारण। और इसका परिणाम अग्नि मंद और आहार में कोई परिवर्तन नहीं करना, इसका परिणाम ये होता है कि जो आहार खाया जाता है उसमें अमावस्या तैयार होता है, और ये अमावस्या पूरे शरीर में फैलता है, और ये रक्त में जाने के बाद रक्त रुष्टि, श्लेष्मज आमज रक्त रुष्टि बनती है। संतर्पणोत्तर व्याधि के हेतुओं में आम प्रदोष परिणाम है, आम प्रदोष उसका लक्षण है। गुरु मधुर स्निग्ध द्रव, गोरस इत्यादि के सेवन के परिणाम में, अध्यशन, अजीर्णाशन इत्यादि के परिणाम में आम प्रदोष व्याधि होती है। और ये आम प्रदोष जब श्लेष्मा, आमोनुष्ट श्लेष्मा रक्तवह में आश्रित होता है तो रक्त प्रदोषज व्याधि करते हैं। अब उसमें मुखपाक, रक्तपित्त, विद्रधि, ऐसी व्याधियां हो सकती है। तो इसमें ऊर्ध्व रक्तपित्त दिखाई कफज है, ऋतु वसंत है, और आहार श्लेष्म प्रधान है। ये ध्यान में रखते हुए इसके बाद रक्त स्तंभन के बाद चिकित्सा में तल्लंघ्यम आजितः, चरक ने चिकित्सा स्थान में 5वें अध्याय में रक्तपित्त की
12वें श्लोक में प्रायः हाँ हाँ इसके ऊपर ये दूसरे पन्ने पे तीसरा श्लोक, एक श्लोक में बताता हूं मैं कि रक्त पित्त ये प्रायः आमज होता है, आमज उत्क्लेश जन्य होता है। इसके पहले का श्लोक है, 4-5 श्लोक पहले हैं। अभी मैं किताब ने लिखने बैठा हूं, लेकिन वो देखो कि ये प्रायः आमोत्क्लिष्ट जन्य होता है, तल्लंघ्यमादितः, ये वर्णन उसमें किया है। तो हाँ, तो इसके लिए चिकित्सा में पहले हेतु बंद करना, उसके बाद आवश्यक हो तो आहार में परिवर्तन करके अग्निदीप्त करना, अग्निदीप्ति के बाद फिर रक्त श्लेष्मदुष्ट है, आमोदुष्ट है, इसलिए तिक्त रस का और मधुर रस का जो अनभिष्यंदी है, ऐसे तिक्त मधुर द्रव्यों का प्रयोग विविध रूप में करना ये अनिवार्य होता है। यदि इसमें आप अग्नि की चिकित्सा नहीं करेंगे तो रक्तपित्त तो बंद हो गया, ये दूसरा व्याधि कर सकता है, क्योंकि रक्त प्रदोष अभी भी बाकी है। जब तक रक्तगत दोष आप निकालते नहीं, तब तक प्रदुष्ट रक्त भिन्न भिन्न व्याधि करता रहेगा। फिर उसको हृदरोग भी हो सकता है, फिर सेरेब्रल स्ट्रोक भी हो सकता है, विद्रदय भी हो सकता है, त्वचा रोग भी हो सकते हैं। यानी इसमें विचार करते समय विषय रक्त प्रदोषज व्याधि, आमज, श्लेष्मदुष्ट रक्त प्रदोष, आनूप प्रदेश और मंदाग्नि, इन सब का विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए। केवल रक्त रोकना ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, लेकिन उसके बाद चिकित्सा में उसको विषय में अग्निदीप्त होने तक चिकित्सा और रक्त प्रसादन होने तक चिकित्सा करनी अनिवार्य है। ये पूर्ण चिकित्सा तब होगी जब रक्त प्रसादन पूरा हो जाएगा, अग्निदीप्त होगा और सभी लक्षण नष्ट हो जाएंगे और पुनरुद्भव नहीं होगा, और फिर आगे ना हो, इसलिए जो करना है वो आप कर सकते हो। यही हुआ एक। दूसरा जो उसने पेशेंट रखा था क्रॉनिक रीनल फेलियर का, उसमें भी विचार हमें कैसे करना है। तात्कालिक निदान हम कुछ भी नाम देंगे, कुछ भी दे सकते हैं आप, लक्षण सादृश्य देखकर आप नाम दे सकते हो, और लेकिन विचार कैसे करना है? विचार यही करना है कि उस व्यक्ति का अपचारज आहार कैसा है, प्रकृति कौन सी है। ये भी कोकण का यदि है तो इसका भी आहार मधुर प्रदान, आनूप, चावल प्रदान होगा और विधि विरहित होगा, क्योंकि विधि का ज्ञान प्रायः सबसे नहीं है, कोई विधि जानता नहीं है। परिणाम ये होता है कि आम एव अन्न रसः विश्रुप्ति उपसर्जन, सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में कि अजीर्ण अध्यशनशीलस्य और मधुरतर आहार के कारण आम रस एवं शरीर में फैलता है और वो प्रमेह करता है, और प्रमेह के बाद ये औरजन्य अन्य व्याधियां भी करता है। इसमें भी हमें विचार आहार, ऋतु, देश, इनका करते हुए दोष बल जानना आवश्यक है। इसपे भी ये हो सकता है कि अपचारज श्लेष्म प्रकृति, परिणाम अग्निमंद, परिणाम आमरस की उत्पत्ति, परिणाम आमरस के द्वारा मेद दृष्टि और प्रमेह, और उसका परिणाम मूत्रवह की दृष्टि, और इन सब में
जब ये रस प्रदोषित व्याधि प्रमेह करता है तब ग्रंथकार लिखते हैं तथा न इतरे धातवः अप्ययन्ते, इसमें रक्त का पोषण नहीं होता, इसलिए पांडुत्व आता है और श्लेष प्रधान लक्षण तो रहते ही है। इसलिए प्रारंभ में हमें लगता है कि कफज पांडु का नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संप्राप्ति ये आम प्रदोष जो रस प्रदोष दृष्टि और उसका परिणाम मेद दृष्टि और उसका परिणाम आवरणजन्य अन्य व्याधियां ये हो सकता है। इसलिए ये विचार देश आहार इनके आधार पर प्रारंभिक विचार कैसे कैसे हो सकता है, दोष निर्णय कैसे हो सकता है, ये विचार आपको करना चाहिए। और ये यदि हम बेसिक करने का प्रयास करते हैं तो हमें बराबर चिकित्सा का सूत्र मिलता है कि सर का इंटरनेट शायद डिस्टर्बेंस होने की वजह से सर ऑफलाइन This conference will एखादा now व्याधि be कोई धातु recorded. प्रदोष ऐसा कहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि कोई व्याधि धातु प्रदोषज है तो भी उसका अर्थ यह है कि धातुगत दोषों की चिकित्सा हमें करनी है। इसलिए हमारा चिकित्सा का विषय दोष मात्र है। तो दोष निर्णय कैसे करना, इस विषय मैंने पिछले व्याख्यान में देखा। दोष निर्णय हमें लक्षणों के आधार पर प्राथमिक रूप में करना है, किंतु वास्तविक दोष निर्णय हमें उस व्यक्ति के आहार विहार और आचार के आधार पर करना है। देश ऋतु और आहार, यदि आहार ऋतु विपरीत नहीं है, दोष विपरीत नहीं है, तो यह निश्चित समझ लीजिए कि ये व्यक्ति का आहार उस ऋतु के अनुसार श्लेष्म प्रकोप करने वाला या पित्त प्रकोप करने वाला होगा। यानी हमें दोष निर्णय व्यक्ति के पूरे वर्ष के आहार विहार के आधार पर अंतिम निर्णय करना है। लक्षण भले ही किसी दोष के हो तो जिस दोष के लक्षण है उसके हेतु यदि मिलते हैं तो वो दोष प्रकोप की चिकित्सा हम कर सकते हैं। यदि जिस दोष के लक्षण हमें नहीं मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं लेकिन हेतु नहीं मिलते हैं, वहां पर चिकित्सा उस प्रकोप दोष की चिकित्सा करने से लाभ नहीं मिलता। हमें चिकित्सा हेतुओं के आधार पर जो दोष निर्णय होगा उसकी चिकित्सा प्राधान्य से करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आवश्यक हो तो जिस अन्य दोष प्रकोप के लक्षण है उनकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। यानी हमारा दोषों का निर्णय ये हेतुओं के आधार पर निश्चित होगा। लक्षणों के आधार पर हमारा प्राथमिक निर्णय होगा, उसका कंफर्मेशन हम हेतु के आधार पर करेंगे। आहार देश के विपरीत है या नहीं, आहार ऋतु के विपरीत है या नहीं, आहार विधियुक्त है या नहीं, इसके आधार पर हम दोषों का निर्णय करेंगे। ग्रंथकार यही आदेश देते हैं कि दोष निर्णय इसी प्रकार किया जाए। दोषम एवं अवगमयेत, किम आहारेण कुपितः, किम विहारेण कुपितः, किम आचारेण कुपितः, किम रुक्षेण वा शीतेन वा तीक्ष्णेन वा उष्णेन वा स्निग्धेन वा शीतेन वा द्रवेण वा, और उसकी विपरीत चिकित्सा में करनी है, भले ही धातु प्रदोष हो। और अग्नि का विचार करना है। यानी हमें दोष निर्णय जो करना है
वो लक्षणों के आधार पर करना प्राथमिक है। निश्चित दिशा चिकित्सा की निश्चित करने के लिए हमें किम आहार जातम, किम विहार जातम, किम आचार जातम, किम वृक्षेण कुपितः, किम शीतेन कुपितः, किम वेगावरोधेन कुपितः, किम उष्णेन कुपितः, किम तीक्ष्णेन कुपितः, किम द्रवेण कुपितः, किम स्निग्धेन कुपितः, किम अभिषेदेन कुपितः, किम द्रवेण कुपितः, इस आधार पर करनी है। यानी दोष निर्णय हमारा इस प्रकार करना है। लक्षण भले ही कुछ हो सकता है लक्षण पक्षाघात के हो, अर्जित के हो, मुंह टेढ़ा है, जिह्वा गदगद है, मिनमिन वाक है, एक हाथ पर काम नहीं कर रहा है, वातज विकार है, किंतु हेतु कफज है, अनुप्रदेश है, अनुप आहार है, द्रव प्रधान आहार है, अभिसंधि आहार है, ऋतुनुसार आहार में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये निश्चित समझना है कि ये व्याधि दिखते हुए तो वातज दिख रहा है, लेकिन इसको करने वाला श्लेष्मा है जो शिरस्थान में आवरण करते हुए अर्जित कर रहा है। इस प्रकार हमें दोष निर्णय इदम आहार जातम, इदम विहार जातम, इदम आचार जातम के आधार पर अंशांश कल्पना से करना है। अब दूसरा विषय, अब हेतु किसको कहेंगे? दोष निर्णय हमें हेतु के आधार पर करना है, इसलिए चिकित्सा में व्याधि ज्ञानोपाय में पहला क्रमांक हेतु का आता है। ब्रह्मदेव ने भी जो दिया हेतु लिंग और औषध का ज्ञान दिया। हमें चिकित्सा प्राणाचार्य उसको कहते हैं कि जिसको हेतु और लिंग का ज्ञान हो, औषध का ज्ञान हो, उसको प्राणाचार्य कहते हैं। तो हम हेतु किसको कहेंगे? हेतु की व्याख्या है हमें करनी है। ग्रंथकार कहते हैं जो आहार विधि विरहित है वो हेतु है। जो विहार विधि विपरीत है वो हेतु है। जो आचार विधि विपरीत है वो हेतु है। अब ये विधि क्या होते हैं? पहले हम आहार की विधि देखेंगे। पहले हम आहार की विधि देखें। आहार की विधि में पहला नियम है वो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे नियम छोड़ दीजिए। उष्णमशनीयात, स्निग्धमशनीयात उनको छोड़ दीजिए, वो सबको पता है। तीसरा नियम है जीर्ण अश्नीयात। ये जीर्ण अश्नीयात सबसे महत्वपूर्ण है। यानी जो भी आपने आहार पहले किया है दिन में, वो आहार परिपूर्ण परिणत होने के बाद ही आप सायंकाल का आहार लेंगे। इसका नाम है जीर्ण अश्नीयात। इसमें गलती कहाँ होती है? इसमें गलती वहां होती है कि सामान्य व्यक्ति को भूख लगना, इसका यही अग्नि की परीक्षा है सामान्य व्यक्ति के लिए, और वो गलत है। आमाशय रिक्त होने के बाद आमाशयस्थ दोष क्षीण होने के बाद क्षुधा लगती है। और ये क्षुधा मिथ्या है। अभी भी शेष अवयवों में पक्वाशय के अंत तक विस्तृता जीर्ण होने की अवस्था पूर्ण नष्ट होने तक परिणमन की राह देखना है। यानी तृतीय अवस्था पाक परिपूर्ण होकर वातानुलोमन, मलानुलोमन और स्वास्थ्यानुभूति
और उदर लाघव, शूल अधमान अनाह नहीं है, देह लाघव है। ये अवस्था आने तक, भूख लगने के बाद भी, ये समझ न आने तक, भूख लगने के बाद भी यदि ये चिन्ह नहीं है तो ये समझना है कि ये भोजन का समय नहीं है। यानी परिपूर्ण दोष परिणमन होने के बाद, आहार परिणमन होने के बाद ही भोजन करना है। इसका नाम है जीर्ण अस्नियात। और यदि हम जीर्ण अस्नियात इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो वो अध्यशन अजीर्णाशन में जाता है। और ये गलती प्रायः पूरा विश्व कर रहा है। प्रायः शब्द का प्रयोग में जानबूझ के कर रहा हूं, कुछ लोग जानते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन प्रायः विश्व कर रहा है। भूख लग गई, खा लो, पेट में गुड़गुड़ है, आत्मा ने हवा नहीं निकल रही है, खा लो। ये सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 46 और श्लोक नंबर 569 है कुछ है, उसमें साफ लिखा है कि सा मंद बुद्धिम विषवत निहंती, ये क्षुधा मंद बुद्धि को विषय के समान मारती है। इसलिए जीर्ण अस्नियात ये पहला नियम है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, उसके शरीर में आमदोषों का संचार हो रहा है। अभी सूक्ष्म हो और ये सूक्ष्मता बढ़ते 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 स्थूल हो जाती है। इसलिए जीर्ण अस्नियात नियम बहुत महत्व का है। हमें चिकित्सक के रूप में आने वाले रुग्णों को इस बात को भिन्न भिन्न पद्धति से बार बार समझाना है। इसके दूरगामी परिणाम 50 के बाद होने वाले सभी व्याधियों पर हो सकता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हाइपरटेंशन होता है, हृदरोग होता है, या अन्य कुछ व्याधियां, कफजय व्याधियां प्रारंभ होती है, उसका मूल यहाँ पर है, जो हम जीर्ण अस्नियात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मात्रा शिष्यात। मात्रा शिष्यात में हमें आहार मात्रा की, आहार जो भी हम दाल चावल रोटी खा रहे हैं, इनकी मात्रा ऐसी हो जो वर स्वर्ण स्वर वर्ण और बल उत्पन्न करे, इतनी मात्रा हो, इससे न्यून न हो। और इससे अधिक मात्रा यदि खाते हैं तो हमें बार बार कुछ कठिनाइयां आती रहेगी। कभी प्रवाहिका, कभी ज्वर, कभी प्रतिशय, कभी अनाह, कभी आत्मान, कभी विबंध, कभी अर्श, कभी अतिसार, कभी प्रवाहिका, ये होते रहेगा। और हमारा ध्यान व्याधि पर जाएगा, हम मात्रा पर ध्यान नहीं देंगे। मात्रा क्या हो रही है? क्या हम ऋतु अनुसार मात्रा बदलते हैं? ग्रीष्म ऋतु में मात्रा कम करने के लिए कहा है, वर्षा में अग्नि और मंद होता है, आहार भी बदलना है, मात्रा भी बदलनी है। क्या हम करते हैं? विश्व में कोई नहीं करता, प्रायः कुछ लोग करते होंगे, उनको छोड़ दीजिए, धन्यवाद उनके लिए। इसलिए मात्रा शिष्यात। अब मात्रा में एक तो हमने आहार का देखा, दाल चावल रोटी एक। अब दूसरा, अब मात्रा में हमें देखना है, मैं आज की परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, प्राचीन परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, आज की परिप्रेक्ष्य में। आज की परिप्रेक्ष्य में जहां जहां समृद्धि है, और नियंत्रण नहीं है, नियमों का ज्ञान नहीं है, वहां पर चटपटे पदार्थ का बार बार सेवन होता है। छोटे बच्चे कुछ वो नमकीन
चिप्स, कभी बिस्किट, कभी चीज, कभी मक्खन, कभी अन्य कुछ चीजें, ये सब बार बार खाते रहते हैं। इन सब का परिणाम इस नियम को बाधा लाता है, लवणम नात्युपयुंजीत। हम यदि थाली में व्यंजन के रूप में अचार भी लेते हैं, चटनी भी लेते हैं, सलाद भी लेते हैं, कोशिम्बीर भी लेती है, रायता जिसको कहते हैं वो भी लेते हैं, सब्जी भी लेते हैं, दाल भी लेते हैं, और कुछ पकवान भी लेते हैं। इन सब में मिलकर नमक कितना जाता है? और कहीं कहीं तो चटनी यानी मिर्ची की बनाई हुई या ऐसे कोई, ये खराब न हो इसमें नमक ज्यादा डाला जाता है। कहीं कहीं तो अचार में नमक डाला जा रहा है। और मैं अनुभव से कह रहा हूं, जिस प्रांत में, जिस क्षेत्र में मधुर प्रधान आहार करने का आदत है और शोधन नहीं करते हैं, इनमें नमक ज्यादा खाने की आदत होती है। इनका आहार मैं खा नहीं सकता हूं। मैं दिल्ली गया था, जयपुर गया था, वहां का आहार मैं खा नहीं पा रहा था, इतना नमकीन था। बिहार में भी, यानी हमारे आहार में कुछ प्रांतों में तीखा ज्यादा जाता है, कुछ प्रांतों में खट्टा ज्यादा जाता है, कुछ प्रांतों में नमकीन ज्यादा जाता है, कुछ प्रांतों में मधुर ज्यादा जाता है। तो हमें इनका भी विचार करना है मात्रा में। क्या मधुर की मात्रा ज्यादा हो रही, क्या तिक्त की मात्रा ज्यादा हो रही, क्या लवण की मात्रा ज्यादा हो रही, क्या कटु की ज्यादा हो रही है, या कषाय की ज्यादा हो रही है। कुछ लोग करेले का रस, नीम के पत्ते लगातार पीते रहते हैं, देखना है। कुमारी का स्वरस पीते रहते हैं। यानी हमें ये देखना है कि किस रस की मात्रा कितनी जा रही है। इसलिए मात्रा शिष्यात का अर्थ दो अर्थ में है। और तीसरा अर्थ है कि गुरु पदार्थों की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए, जिनकी परिणमन क्षमता उत्तम है। मैं अग्नि नहीं कह रहा हूं, भूख क्षुधा नहीं कह रहा हूं। क्षुधा भले लगती हो, जल्दी लगती हो, लेकिन शरीर में परिणमन जब तक चल रहा है तब तक उस क्षुधा का कोई अर्थ ही नहीं है। उस समय ज्यादा शायद आप संतर्पण द्रव्य लाजमंड दे सकते हो, मुद्गयूज दे सकते हो, पतला भोजन नहीं देंगे आप। यानी गुरु द्रव्यों की मात्रा कितनी लेनी है, दूध कितना लेना है, फल कितने खाने हैं। वनस्पतियों में फल सबसे गुरु है। तो कल्पना कीजिए, पूरा भोजन कर लिया और बाद में 2 केले खा लिए, क्या हो गया? गुरु की मात्रा बढ़ गई है। यानी हमें मात्रा में गुरु द्रव्यों का उपयोग कितना करना, इसका भी ध्यान होना चाहिए। तो हमें परीक्षण में मात्रा शिष्यात इसका सूक्ष्म अध्ययन करना जरूरी है। यदि ये मात्रा अधिक होती है तो ये संतर्पणोत्तर व्याधि का प्रारंभ है, जिसमें आम प्रदोष एक व्याधि है। इसलिए मात्रा शिष्यात यानी हमें रोगी के विधि का परीक्षण, आहार के परीक्षण में मात्रा सी है कि नहीं ये भी देखना है। और वो भी 3 चरणों में, रसों के चरणों में, गुरु पदार्थों के भाव में, और मात्रा, संपूर्ण मात्रा देश विपरीत
देश के ऋतु के अनुसार है कि ऋतु में अग्निमंद हो तो मात्रा कम करनी है। ग्रीष्म में धातु क्षय होता है, अग्निमंद होता है, उसका परिणाम वर्षा में अग्निमंदतर होता है। तो वर्षा में जो आहार ग्रीष्म में खा रहे थे, जो वसंत में खा रहे थे, जो वर्षा में खा रहे, वो नहीं चलेगा। अब आहार आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए मात्रा शिष्यात इसको देखना है। तीसरा, साथ में आहार का भोजन करना है। सात्म की व्याख्या क्या है? विधि में, आहार विधि में एक सात्म्य है। हम किस देश में रह रहे हो, यदि हम अनूप में रह रहे हैं तो हमारा आहार जो भी हम खाते हैं उसको संस्कृत करते हुए देश के विपरीत करना है। यानी हम चावल खाते हैं तो चावल पुराना करके खाना है, भ्रष्ट करके खाना है, पानी निकाल कर खाना है और संस्कार करके खाना है। और उसके लिए अनुपान रूप में त्रिफलोदक लेना है। अनुपान में नहीं, उदक यानी उबाला हुआ। इस प्रकार हमने आहार जो भी उपलब्ध है उसको संस्कारित करके ऋतु विपरीत करना है, उसका नाम सात्म्य है। देश के अनुसार उसका नाम सात्म्य है। उसके बाद का मुद्दा आता है सबसे महत्वपूर्ण, मैं पूरे नहीं लूंगा। उसके बाद का मुद्दा आता है वो वीर्य अविरुद्धम अश्नेयात। आज के परिप्रेक्ष्य में प्रायः लगभग 50% के ऊपर स्थानों में, घरों में विरुद्ध का ज्ञान नहीं है, इसलिए विरुद्ध भोजन चल रहा है। तो हमें हर व्यक्ति के परीक्षण में उसकी आहार की परीक्षा करते समय क्या ये विरुद्ध भोजन करता है, ये देखना है। विरुद्ध की व्याख्या है, विरुद्ध के निकष है। जो दैनंदिन हमारा आहार है, दूध, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, इनमें नित्य सेवनीय जो भाव है वो सभी तरतम योग युक्त नहीं है। यानी सामान्य मधुर, सामान्य गुरु, सामान्य शीत, सामान्य विष्टम्बी, सामान्य, सभी सामान्य है। ये नित्य सेवनीय है, इनको छोड़ दीजिए। इनका एक साथ सबका खाना ये विरुद्ध नहीं बनता। लेकिन अब विरुद्ध के निकष क्या है देखिए। चरक के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय में ये श्लोक आता है। बलवान समान गुण के, बलवान विपरीत गुण के, बलवान असमान अविपरीत गुण के द्रव्यों का संयोग भोजन में करना, ये एक विरुद्ध बनता है। यानी पुराना नया चावल है, रात्रि का समय है, वर्षा ऋतु है अथवा शीत ऋतु है, रात्रि के भोजन में नए चावल का बनाया हुआ उदन, उस पे भैंस का दूध
और उसमें उसकी मलई। ऐसे खाना यदि होता है हफ्ते में 2 बार, ये समान विरुद्ध है, बलवान समान विरुद्ध है। दूसरा उदाहरण देता हूं। अत्यंतिक उष्ण ऋतु में अत्यंतिक शीत द्रव्य खाना, फ्रिज का पानी बोतल निकाल कर मुंह को लगाना, और वो भी अधिक मात्रा में गट 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 पूरी बोतल खाली करना, ये परस्पर विरुद्ध है, विपरीत गुण के हैं, क्योंकि दोनों बलवान है। ऋतु उष्णतम है और द्रव्य जो द्रव्य ले रहे हैं वो शीततम है। आइसक्रीम बड़ी मात्रा में बार बार रोज, वसंत में और ग्रीष्म में भी, ये विरुद्ध बनता है। ये तीनों दोषों का प्रकोप करता है। और अब मैंने एक किस्सा सुना पेशेंट का। एक हमारे सरकारी डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, उल्टी होती है, इसलिए कुछ वो तैयार ये मिलता है लिक्विड फॉर्म में, जैसे जिसको कोका कोला या कुछ ऐसे नए नए नाम है। ऐसे पानी की बोतल बार बार पीने की आदत लग गई है, क्योंकि सादा पानी पिया नहीं जाता है। ये भी विरुद्ध बनता है। अतिशीत, यहाँ पे इशू शायद हो सकता है। हेलो सर। This प्रकृति conference will विपरीत। now be recorded. हमारा आहार इस प्रकार का होना चाहिए, वो होता है या नहीं, ये परीक्षण में सूक्ष्मता से करना है। हम व्याधि को ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारा ठीक करने का तरीका दोष की चिकित्सा है। इसलिए हमें दोषों का परीक्षण इस प्रकार करना है। अब इसके बाद एक आहार बनाने की विधि भी है। चावल कैसे बनाया जाए, सब्जी कैसे बनाई जाए, दूध कैसे पिया जाए, इनकी भी विधि है। जलपान कैसे हो, इनकी भी विधि है। निद्रा कैसी हो, इसकी भी विधि है। स्नान कैसे करना, इसकी भी विधि है। क्या हम इन सबका परीक्षण करते हैं? आवश्यक है। मुझे कल पेशेंट बता रहा था, हमारे समीर बता रहे थे कि उनका एक स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट था और उसको उसकी दवाइयाँ चल रही थी, मॉडर्न की पेन किलर दे रहे थे, और कुछ परिवर्तन नहीं आया, इसलिए उनके पास उन्होंने चले आए। तो उन्होंने उनको पूछा नहीं, उनको बताया कि स्नान जब करोगे तो बिल्कुल गरम गरम पानी से करो। इतना कहने के बाद उनकी पत्नी साथ में थी, वो बोलती है अच्छा हुआ पता आपने, ये 12 महीने ठंडे पानी से करते हैं। ये हेतु है, ये श्लेष्मा और वात प्रकोप का हेतु है, और वो भी आनुपदेश, आनुप आहार और ऋतु का विचार बिना किए स्नान भोजन, इतना, यानी इनकी पूरी प्रकृति कफज बन गई है और परिणाम कफज व्याधि के रूप में सामने आ रहा है। इस प्रकार
विहार का भी परीक्षण है करना है। व्यायाम करते हो या नहीं, कितना करते हो? हाँ करता हूँ, 5-10 मिनट व्यायाम कर लेता हूँ। युवावस्था में 10 मिनट व्यायाम में क्या कुछ नहीं होगा। दिन भर की गति कितनी है, हिलचल कितनी है, परिश्रम कितने हैं, एक बार करने से नहीं होता। दिन भर में थोड़ा थोड़ा गतिमानता आनी चाहिए। उसको व्यायाम नहीं कहूंगा मैं, गतिमानता आनी चाहिए। विहार में गतिमानता हो, कर्म हो, बौद्धिक तो हो, शारीरिक कर्म भी हो। करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी देखना है। विगावरोध करते हैं या नहीं, ये भी देखना है। सामान्य व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं है। लोग सामान्य रूप में विगावरोध करते हैं, मूत्र पुरुष और अपान, इनका विगावरोध करके भोजन करने के लिए बैठते हैं। कारण कुछ भी हो, समय नहीं है, जगह नहीं है, परिस्थिति नहीं है, अनेक कारण, ये हेतु बन सकता है। इसलिए आहार, विहार और आचार में भी आप सदव्रत का पालन यदि नहीं करते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। इस पर मैं विस्तार से फिर कभी बोलूंगा, अभी नहीं ज्यादा विस्तार करूंगा। तो हमें विधियुक्त आहार, विधियुक्त विहार, विधियुक्त आचार, विधियुक्त भोजन और विधियुक्त संस्कार, इनका परीक्षण पेशेंट के आहार विहार के बारे में करना अनिवार्य है। और जो विधि विरहित है वे सभी दोष प्रकोपक है। फिर वो एक दोषज हो ऐसा नहीं, वो त्रिदोषज भी हो सकता है और उसके साथ साथ आव प्रदोषज भी हो सकता है। तो हमें इन अवस्थाओं पे ध्यान देना है। यानी आपको व्याधि परीक्षण में विधि विपरीत क्या है, आहार विहार आचार, इनका परीक्षण करना अनिवार्य है। तब जाकर आपका निर्णय हो सकता है दोष प्रकोप किस पद्धति से हुआ है। यथा दुष्टेन शब्द का है, ये सामासिक शब्द है। हेतुम अनतिक्रम्य, हेतु के आधार पर दुष्टि हो रही है। जितने हेतु बलवान उतने दुष्टि बलवान, जितने हेतु उतने अंशांश कल्पना, और जितने दोषों के हेतु उतने दोष अंशांश कल्पना से बढ़ेंगे। इस प्रकार हमें दोष निर्णय की ओर जाना है, तो उसके लिए हेतुओं का ज्ञान अनिवार्य है। अब हेतुओं के ज्ञान में हमें, हेतुओं के ज्ञान से हमें बहुत लाभ होता है। वो इतना बड़ा होता है कि हमारी चिकित्सा की दिशा स्पष्ट हो जाती है, दिशा एकदम स्वच्छ हो जाती है। देखिए, हेतु का अध्ययन कैसे करना रोगी के, सुबह उठने का समय से लेकर दूसरे दिन सुबह उठने तक के उसके द्वारा किए जाने वाले हर क्रिया का परिशीलन, परीक्षण हमें विधि के आधार पर करना है, विधि के आधार पर करना है। और यदि ये विधि आहार की विधि विपरीत है तो निश्चित समझ लीजिए कि आम प्रदोषज है, निश्चित समझ लीजिए।
अब चिकित्सा, और उसमें भी फिर दोषों के समान गुणों के पदार्थ है, तो वो दोषों को तो बढ़ाते हैं ही, दोष भी बढ़ेंगे। यानी उसके आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं, अन्य भावों के आधार पर द्रव्य कौन से हैं। यदि द्रव प्रधान आहार है तो श्लेष्मा द्रव गुण से बढ़ेगा, पित्त द्रव गुण से बढ़ेगा। यदि आहार पिच्छल प्रधान है, अभिषंद प्रधान है, तो अभिषंद गुण बढ़ेगा। यदि आहार गुरु प्रधान है, श्लेष्मा का गुरु गुण बढ़ेगा, वायु का लघु गुण कम होगा। यदि आहार उष्ण प्रधान है, उष्ण रुक्ष प्रधान है, तो वायु का शीत गुण कम होगा और वायु का रुक्ष गुण बढ़ेगा, पित्त का उष्ण गुण बढ़ेगा, श्लेष्मा का द्रव गुण क्षीण होगा। इस प्रकार हम दोषों की अंशांश कल्पना आहार के आधार पर कर सकते हैं, हेतु के आधार पर कर सकते हैं। और यदि आहार में विधि विरहित आहार है, अजीर्ण भोजन है खास करके, और मात्रा विरहित भोजन है, अत्यधिक मात्रा है, तो निश्चित समझ लीजिए ये आम प्रदोषज है। यानी दोष प्रकोप स्वतंत्र भी है और दोष प्रकोप आम प्रदोषज भी है। शोधन करते हैं या नहीं, यदि शोधन नहीं करते हैं विहार चिकित्सा में, तो निश्चित समझ लीजिए, और आहार संदर्भ है और विधि है, तो निश्चित समझिए कि ये श्लेष्म प्रधान, पित्त प्रधान, आम प्रदोषज व्याधि है। यदि गरीब है, व्यायाम बहुत करता है, कष्ट बहुत करता है, वात प्रकोप भी है, और यदि विधि विरहित आहार है तो आम प्रदोषज भी है। इस प्रकार हम निर्णय कर सकते हैं। यानी आपको हेतु परीक्षण से आम प्रदोष का ज्ञान होता है, हेतु परीक्षण से आपको दोषों की अंशांश कल्पना का ज्ञान होता है। दोषों के दो दोषों का प्रकोप है क्या, 3 दोषों का प्रकोप है क्या, अपने अपने हेतु से इनका भी ज्ञान होता है। इसलिए हेतु ज्ञान बहुत महत्व का है। हेतु ज्ञान से आपको दोषों की संख्या, हेतु ज्ञान से आपको दोषों के अंशांश गुण वृद्धि और दोषों के हेतु के आधार पर आपको दोषों के क्षय की अंशांश कल्पना और हेतु के आधार पर आपको आम विषय की कल्पना, ये सब ज्ञान होता है। इसलिए हेतु परीक्षण ये हमारे व्याधि परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। तीसरा बात, जितने हेतु और आपकी आवाज नहीं आ रही है। यदि
This conference will now be recorded. है हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए। देश अनुकूल है, ऋतु अनुकूल है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। This conference आज will यही now रुकते be हैं। recorded. कुछ प्रश्न है तो आने दो। सर एक प्रश्न ऐसा है, आम प्रदोषजन्य व्याधि अल्पबल हीन सत्व हाँ, वृद्ध कुछ प्रश्न है अस्थे। तो आने दो, आज यही रुकता हूँ। ओके सर। आम प्रदोषज व्याधि में अगर रुग्ण अल्पबल हीन सत्व और या वृद्ध हो तो चिकित्सा कैसे करें? हाँ, तो उसमें एक करना है कि ऐसे अल्पबल रुग्ण में और अल्पसत्व में लंघन उपवास के रूप में नहीं देना। यहाँ पर संतर्पण करना, लाल सत्तू मंथ, और वो भी संस्कारित देकर, और पीने में जल जो दोगे वो तिक्त रस से संस्कारित देना, तिक्त मधुर द्रव्य से, शतपुष्पा वगैरह से सिद्ध करके दे, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पिलाकर अग्नि को दीप्त करने का प्रयास करना। उसमें समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से होता है। और उसके साथ साथ जब निरामावस्था थोड़ी भी आपको लक्ष्य ध्यान में आ जाए तो आप उसमें क्षीर सिद्ध तिक्त क्षीर की बस्ती थोड़ा सा घृत डालकर देकर धीरे धीरे थोड़ा सा मात्रा कम करो और तीन दिन में एक बार दो। ऐसे धीरे धीरे आप बल बढ़ाते जाइए। और सिद्ध दूध इस समय हजम अग्नि काम नहीं करेगा तो उसमें मंथ, यूष और मंथ और यूष और लाजा, ये वो सत्तू पतली, इनसे आप धीरे धीरे अग्नि बढ़ा सकते हो और बल भी बढ़ा सकते हो। ये संस्कार करके देना, उसमें जीरक डालना, थोड़ी सौंठ डालना। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। थोड़ा संयम रखना पड़ता है और धीरे धीरे करने से हो जाता है। पेशेंट को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। एकदम से अग्निबल और बल दोनों बढ़ते नहीं है। खरजूर मंथ, द्राक्षा मंथ और दाड़िम मंथ, लाज मंथ और यूष, सिद्ध यूष, मांस रस, इनसे आप धीरे धीरे अग्नि बढ़ा सकते हो और पाचन भी कर सकते हो। सिद्ध करके दो, जल देना है वो सिद्ध करके दो, सिद्ध यानी उबाल कर दो, खांड बना के दो, हिम बना के दो, ऐसे धीरे धीरे कर सकते हो। आगे अगर रुग्ण में अग्निमांद्य है तो आहार काल ऐकू येतंय कैसे का? डिसाइड करें? हाँ सर आ रहा है। हेलो। आहार काल यहाँ बनाने का सवाल ही नहीं आता जब तक अग्नि आप ये नहीं करोगे, तब तक निराम अवस्था नहीं लाओगे, पूर्ण शरीर निराम हो जाए तब तक आपको लंघन थोड़ा थोड़ा देना ही है। तो उसमें आहार के साथ जब आहार का यानी प्रातः पूर्वान्न हो तब पूर्वान्न में आप सिद्ध जल, शुंठी जल देकर अग्नि थोड़ा थोड़ा बढ़ाए और थोड़ा मुद्गयोश दो, सिद्ध मुद्गयोश दो या सिद्ध पेय दो, ऋतु के अनुसार, देश के अनुसार।
और धीरे धीरे उसका अग्नि बढ़ाओ। और फिर जब अग्नि बढ़ जाता है तब वो कहने लगता है कि अभी मुझे विबंध, अनाह, अधमान ये कम हो रहा है और भूख लग रही है, खाने की इच्छा हो रही है। तब जाकर काल निर्णय करने का प्रश्न आता है। अब इस अवस्था में फिर सुबह मुद्गयोश देने के बाद जब तक दोपहर में भूख नहीं लगती तब तक भोजन नहीं देना है, और जब तक अच्छी भूख नहीं लगती तब तक शुंठी जल अथवा शतपुष्पा जल थोड़ा थोड़ा देते रहना है। और जब ऐसे लगे कि आमाशय हल्का हो गया है, उसमें क्या कहते हैं अनाह, अधमान और गौरव कम हो गया है, तब जाकर आप थोड़ा सा सिद्ध मुद्गयोश देंगे। और वो जीर्ण होने के बाद फिर आप दोपहर में भोजन का काल निश्चित कर सकते हो। ये प्रत्यक्ष बताना, प्रत्यक्ष अनुभव करना ज्यादा महत्व का है। ये थियोरेटिकल बताने से उतना समझ में नहीं आता है, प्रत्यक्ष धीरे करते जाओ तो ध्यान में आ जाता है। आगे। पित्त प्रकृति रुग्ण में आम पाचन किस तरीके से करें? उसकी प्रक्रिया में अगली बार जब चिकित्सा विषय लूंगा तब मैं बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। अब इसके बाद में जब संप्राप्ति के बाद में चिकित्सा के सूत्र बताऊंगा तब उसको विस्तार से बोलूंगा उस पर। एक प्रश्न ऐसा है, तीक्ष्ण गुण के हेतु और उनकी निकास कैसे समझे? किसका? तीक्ष्ण गुण। तीक्ष्ण गुण जो जिह्वा पर डालने का उद्वेजन बनता है, नाक में डालने पर उद्वेज करता है, वो तीक्ष्ण है। जो त्वचा में उद्वेजना करता है वो तीक्ष्ण है। जैसे कापूर, ये तीक्ष्ण है, शीत है लेकिन तीक्ष्ण है। ऐसे तीक्ष्ण द्रव्य तीक्ष्ण होते हैं लेकिन कभी कभी शीत भी होते हैं। तो जो झुंझुनाहट करते हैं वो तीक्ष्ण है। उद्वेजयति जिह्वाम नेत्रम नासा त्वक, उसको तीक्ष्ण कहते हैं। धन्यवाद सर। ओमकार जी। आज नाही सर, झालेत प्रश्न। आज के रिकॉर्ड केले का? हो सर। आज के कार्यक्रम में आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी जी ने हमारे सामने हेतु चीज क्या होती है, विधि विपरीत की हुई हर एक क्रिया वो हेतु होती है, ये हमको संहिता के सिद्धांतों के आधारे सर ने बताया। और चिकित्सा करते वक्त हेतु कैसे निकालने हैं, हेतुओं के गुण हमें जानने की जरूरत है। जो हेतुओं के गुण है उसके आधार पर हम दोष निर्णय कर सकते हैं, और उस दोष निर्णय से हमारी चिकित्सा सफलता रूप हो सकती है। ऐसा हमारे आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी ने उनके व्याख्यान में प्रस्तुत किया। वो हमारी चिकित्सा में सभी विद्यार्थी वर्ग जरूर इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मैं सर को विश्वास दे के आज का ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होने की उद्घोषणा करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के लिए जिन्होंने अपने विचार यहाँ पे रखे वो वैद्य समीर परांजपे सर, उनके मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इनके अलावा वैद्य अनंत धर्माधिकारी अमृत महोत्सव कृति समिति के सभी मान्यवर सदस्यों का मैं यहाँ पे आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी वर्ग, वैद्यगण, उन्होंने समय निकाल के ये व्याख्यान के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए, उन सभी का मैं आभार इस कार्यक्रम के तौर व्यक्त करना जा रहा हूँ। और जाने अनजाने जिन्होंने भी इस कार्यक्रम की सफलता में सहयोग लिया, उन सभी का मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करके ये कार्यक्रम यहाँ पे खत्म होता है, ऐसा मैं उद्घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। केला का?